नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने नागरिकों के अधिकारों की बात की थी, लेकिन क्या संविधान सिर्फ हमारी बात करता है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे बिल्कुल है। आज हम संविधान के उसी हिस्से को समझने वाले हैं जो सरकार के फर्ज तय करता है। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। संविधान का भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार, वो हमारी ढाल हैं जो हमें सरकार की ताकत से बचाते हैं। और भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, जो उसे रास्ता दिखाते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम ढाल और कंपास के इस फर्क को समझेंगे, इन सिद्धांतों के पीछे की नैतिक शक्ति को जानेंगे, देखेंगे कि ये देश चलाने में कैसे मदद करते हैं, अधिकारों के साथ इनका संतुलन कैसे बनता है, और आखिर में बात करेंगे कि ये समय के साथ कैसे बदलते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट है, समझते हैं कि ये एक नागरिक की ढाल और सरकार के कंपास में असल में फर्क क्या है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक हैं। संविधान कहता है कि जब भी कोई नया कानून या पॉलिसी बनाई जाएगी तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। और पता ही आइडिया कहाँ से आया? ये हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया है। चलिए अब जरा इन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं जो इन्हें संविधान के एक बहुत ही अनोखा हिस्सा बनाती हैं। ये असल में हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा है। देखिए, ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर सरकार इसे ना माने तो उसे सजा हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नैतिक उम्मीद है, एक अपेक्षा। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता उम्मीद करता है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, संविधान सरकार से उम्मीद करता है कि वो इन आदर्शों पर चलेगी। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार इन उम्मीदों पर, इन सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती तो क्या कोई आम नागरिक कोर्ट जा सकता है? और इसका जवाब एकदम साफ है, नहीं। आप इन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। भले ही ये कोर्ट में लागू ना किए जा सकें, आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए मौलिक हैं, मतलब फंडामेंटल हैं। सोचिए जरा, कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, पर देश के शासन के लिए सबसे जरूरी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि असल में ये सिद्धांत हैं कौन कौन से और कैसे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। जैसे आर्टिकल 38 जो कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आय और अवसरों की असमानता को कम करे। आर्टिकल 39 पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करता है। और आर्टिकल 39A ये सुनिश्चित करता है कि किसी गरीब को सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रहना पड़े क्योंकि उसके पास वकील के पैसे नहीं हैं। आज जो हम मनरेगा, जनधन योजना या आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स देखते हैं ना, उनकी जड़ें, उनकी प्रेरणा यहीं से आती है। और फिर आता है आर्टिकल 40। इसका सपना था कि असली ताकत दिल्ली और राजधानियों से निकलकर देश के गांवों तक पहुंचे। और सालों बाद 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर इस सपने को हकीकत में बदल दिया। संविधान बनाने वालों ने काम करने वालों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा। ये सिद्धांत कहते हैं कि हर किसी को काम करने की अच्छी जगह मिलनी चाहिए, महिलाओं को मैटरनिटी लीव का हक है और हर मजदूर को इतनी मजदूरी तो मिले कि वो सम्मान से जी सके। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों के मैनेजमेंट में भी मजदूरों की भागीदारी का सपना देखा गया। अब आर्टिकल 45 की कहानी तो और भी दिलचस्प है। देखिए कैसे ये वक्त के साथ बदला। शुरू में ये एक लक्ष्य था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। फिर साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए इससे एक लक्ष्य से एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और जब वो लक्ष्य पूरा हो गया तो आज इसका नया गोल है 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। इनके अलावा भी कई अहम निर्देश हैं। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 46 जो SC, ST और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का आधार है और इसी से आरक्षण जैसी नीतियां प्रेरणा लेती हैं। और आर्टिकल 47 जो नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाने की बात करता है, जिसे हम बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में लागू होते हुए देखते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली। क्या होगा अगर कभी किसी नागरिक के मौलिक अधिकार और समाज के लिए बनाए गए किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में टकराव हो जाए? तब कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? यही वो सवाल है जिससे हमारी अदालतें दशकों तक जूझती रहीं। एक व्यक्ति का अधिकार बड़ा है या पूरे समाज के भले के लिए सरकार का कर्तव्य? सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी पता है, समय के साथ साथ बदला। शुरू में 1951 में
कोर्ट का मानना था कि मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर हैं। लेकिन फिर 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस में सोच बदली और संतुलन की बात सामने आई। और आखिरकार 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों ही बराबर जरूरी हैं। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब समाज के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आप किसी के व्यक्तिगत अधिकारों को कुचल नहीं सकते, और ना ही व्यक्तिगत अधिकार समाज की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। एक संतुलन बनाना होगा। और एक बात और, ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार लिख दिए गए। नहीं, हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, और ये सिद्धांत भी समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित हुए हैं। समय समय पर हुए संशोधनों ने सरकार के इस नैतिक कंपस को और भी मजबूत किया है। जैसे 42वें संशोधन ने पर्यावरण की सुरक्षा और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद जैसे नए सिद्धांत जोड़े, और 86वें संशोधन ने तो एक कदम और आगे बढ़ के शिक्षा के निर्देश को सीधा मौलिक अधिकारों का हिस्सा बना दिया। तो पूरी बात का सार क्या है? सार ये है कि संविधान का भाग 3 हमें बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमारे हक हैं। और भाग 4 ये बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें क्या बनना चाहिए, ये हमारे सपने हैं। एक हमारी ढाल है तो दूसरा हमारा लक्ष्य। तो हमने नागरिकों के अधिकार समझ लिए और सरकार के कर्तव्य भी देख लिए। लेकिन इस पूरे ताने बाने में हम आम नागरिकों का क्या रोल है? क्या हमारी भी कोई ड्यूटी है? इस सवाल का जवाब हम अगली बार